हाँ जी। तो बेटे ध्यान दो सभी, अच्छे से समझना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। ठीक है ना, कि वो ये दोनों कंडीशन तुम्हें समझ में आएंगी तो ही फिर आप लोग लेंस मेकर फॉर्मूला अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटे, ये हम लोगों ने स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस ले लिया ना, स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। आगे पूरा डेंसर मीडियम फिल है, पूरा डेंसर मीडियम ना। लेंस के अंदर डेंसर मीडियम लिमिटिंग पार्ट में होता है, और ये जो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस हम लोग लेते हैं इसमें डेंसर मीडियम लिमिटिंग पार्ट में नहीं होता है। कंपैरेटिवली बहुत बड़ा अमाउंट होता है डेंसर मीडियम का। ठीक है, लेंस के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही लिमिटिंग पार्ट में ही ग्लास मीडियम मतलब डेंसर मीडियम अवेलेबल है, बाकी एयर मीडियम मतलब रेयर मीडियम है। अगर मैं इसके एक कर्व सरफेस को हटा के और बेटा इस डेंसर मीडियम को रेगुलाइज कर दूं, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम काफी लंबे मतलब लार्ज स्केल पर बन गया तो ये बन जाएगा स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जैसे कि स्फेरिकल मतलब एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर बनाते हैं अपन, तो वो भी हम लोग एज अ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस ले सकते हैं। तो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस हो गया बच्चों, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्टिकल एक्सिस, अब देखो सुनो ध्यान दो, ये कर्वेचर है, तो ये कर्वेचर और यहाँ पर डेंसर मीडियम है। थोड़ा ये कर्वेचर है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है किस तरफ आएगा, ऑब्वियसली बात है राइट साइड ही आएगा। तो ले लिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत तो परेशानी ना। पॉइंट सी यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डन, कोई समस्या नहीं। अच्छा जी, ये लिया बेटा मैंने ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी, और एक सेकंड इंसिडेंट रे आपके सामने है पी क्यू। अब जो इंसिडेंट रे है पी क्यू ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जानी चाहिए ना, सीधी जानी चाहिए ना, मानते हो इस बात को ना, लेकिन नहीं जा पाएगी। रीजन रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो रेयर टू डेंसर में आने पर क्या होगा, बैंड आगे बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। थोड़ा नॉर्मल क्या, एनक्यूसी नॉर्मल है, पता है ना, सेंटर से आने वाली हर लाइन कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। अगर ये स्फीयर है और ये सेंटर है, तो सेंटर से कोई भी आप रेडियस ड्रॉ करोगे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में तो हमेशा कर्व सरफेस पर 90 बनाएगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसने कर्व सरफेस पर एंगल जो बनाया होगा कितना होगा 90, ये एंगल भी कितना होगा 90। मानते हो इस बात को? तो यहाँ पर इस चीज़ को फोकस करें आप लोग। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगी, तो लाइट रे को जाना तो इस पाथ पर चाहिए था लेकिन नहीं जा पाएगी। रीजन रेयर टू डेंसर एंड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी बेटा। अब नॉर्मल की तरफ झुकी और झुककर जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट किया वहां पर फाइनल इमेज बना गई। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई टेंशन तो नहीं? कंफर्म, बहुत ही बढ़िया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बेटा रिफ्रैक्ट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत, नो टेंशन, ध्यान से सुनो अच्छे से। ऑब्जेक्ट पर एंगल बना अल्फा, इमेज पर बना बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 1 किसे कहते हैं? ना तो लेफ्ट राइट से डिसाइड होता है, ना रेयर टू डेंसर डिसाइड होता है। जिसमें इंसिडेंट रे होगी वो फर्स्ट मीडियम होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे जिस मीडियम में फर्स्ट मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 म्यू रेयर, और अगर एयर है तो थोड़ा पर्टिकुलर म्यू एयर भी कर सकते हैं। सेकंड मीडियम यहाँ पर क्या होगा, डेंसर मीडियम, ग्लास कर दिया। क्या इतनी बातें समझ में आती है? तो
कोई समस्या, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकेस अगर आप डिस्टेंस पॉइंट ओ से लेते हैं, ओ पी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ आई डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो गलत नहीं है, परफेक्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। माना क्या वो ठीक है ना, यही डिस्टेंस का मेजरमेंट पॉइंट ओ वन से ले तो ज़्यादा ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया था आप लोगों ने, क्यू ओवन, तो ओवन से भी आप डिस्टेंस काउंट कर सकते हो, समझ गए, ओके। दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज v, and this is radius of curvature r. Yes or no? डायग्राम कंप्लीट हो, डायग्राम में कोई भी परेशानी, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, ओके जरूर, ठीक है। हाँ जी, शुरुआत कैसे करें मिस्टर जगरू, बताइए। सर पहले तो म्यू का फॉर्मूला तो sin i अपॉन sin r। ये हुई ना बात, देखो सुनो ध्यान दो, मिस्टर जगरवाल ने बिल्कुल सही बताया। हाँ बेटे सुनिएगा, विजिबल है? हाँ सर, हाँ सर। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता था, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ओके। सुनिएगा, अब देखिए पहले म्यू को ट्रीट करें। म्यू का मीनिंग क्या है, 1 म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये मीनिंग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये इसका लैंग्वेज है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है बेटा। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कौन सा है, रेयरर, सेकंड कौन सा है, डेंसर। सेकंड को हम लोग डेंसर कर दें, फर्स्ट को रेयरर कर दें, सेकंड को डेंसर कर दे, फर्स्ट को रेयरर कर दे, और डेंसर के लिए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिया, रेयरर के लिए 1 लिया है। और सोच सकते हैं पहले भी यही लिखा हुआ था, फिर मैंने बेटा के क्यों किया था, उसका रीजन है कि जब आप डेंसर से रेयरर में आएंगे ना, उसके लिए मैं आपको पहले से फैमिलियर कर रहा हूँ, तो और कोई बात नहीं, ठीक है। ये इस तरह से लिखने के पीछे, समझाने के पीछे लॉजिक ये है, ये रेयर टू डेंसर का मामला चल रहा है। जब डेंसर टू रेयर आएंगे तो थोड़ा सा अपन गड़बड़ ना कर जाए, गलती ना हो जाए अपने से, इसलिए थोड़ा पहले से फैमिलियर किया मैंने, ठीक है, ओके। प्रैक्टिकली एंगल काफ़ी छोटे होते हैं ना, काफ़ी छोटे छोटे एंगल होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, तो साइन थीटा ऊपर क्या लिख देंगे, थीटा। If theta is very small, then sin theta approx theta. तो म्यू को अपन ने क्या मेंशन किया, μ2 अपॉन साइन आई को, साइन आर को। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, ध्यान दे लेना, फाइनल टच, और दोबारा परेशानी नहीं है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई μ2 आर और μ1 आई, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, देखो ढंग से समझना ध्यान से। अब तुम्हारा पूरा जो फोकस हो किस पर रहना चाहिए, आई और आर पर रहना चाहिए बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, और एंगल आई पर फोकस करना है। तो इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम आता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, दिमाग में है तो दिक्कत तो नहीं। हर्षित कुछ नया लग रहा है क्या, ध्यान दे रहे हो ना। एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है कितना होता है,
सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। कंफर्म? इस टॉपिक को यूज करेंगे अपन। एंगल आई, तो एंगल आई नजर आ रहा है आपको? तो एंगल आई के लिए स्ट्रेट लाइन यही था, तो ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? पी क्यू सी। मिस्टर जगरू कोई दिक्कत? तो ट्राइंगल कौन सा लिया? पी क्यू सी, पी क्यू सी। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है? आई, और इसके लिए इंटीरियर अपोजिट कौन सा होगा? गामा प्लस अल्फा। आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। ओके, तो दिक्कत परेशान नहीं था। अब देखिए गामा के लिए अपन यूज करें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये मेथड यूज कर लो, या गामा को अप्रोक्स टेन गामा लेके परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो, वो तुम्हारी इच्छा है। पूरी ऑप्टिक्स में आपको पता है कि अपन हाइपोटेनियस को एज मच एज मैक्सिमम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारा काम परपेंडिकुलर बेस में चल जाए तो परपेंडिकुलर बेस ही लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस के लिए हमारे पास कोई कैलकुलेशन होती ही नहीं है एक्चुअल में। पूरी रे ऑप्टिक्स में, यही नहीं थ्रू आउट कहीं भी चले जाओ ना, पूरी रे ऑप्टिक्स में जितने भी कैलकुलेशन है उनके अंदर आप परपेंडिकुलर बेस का ही यूज करते हैं। ओके, तो जो यहाँ भी वही बात है, जैसे एंगल बहुत छोटा है तो मैं साइन थीटा को अप्रोक्स थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं थीटा को अप्रोक्स टेन थीटा तो ले सकता हूँ। तो अगर जो साइन आई लिखा हुआ मैंने उसको मैंने आई लिखा, तो आई को मैं टेन आई अगर ट्रीट करूँ तो टेन आई इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर जो अल्फा और गामा है, सॉरी उसको मैं टेन गामा है टेन अल्फा ले लूँ, तो परपेंडिकुलर बेस की फॉर्म में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता मैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस यही ट्रिक अपन काम में ले रहे हैं और कोई खास बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बच्चों गामा के लिए O1Q अपॉन O1C, सुन रहे ना? O1Q अपॉन अल्फा, अल्फा के लिए क्या होगा? O1Q अपॉन O1P। कहिए जनाब, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अब बेटा यहाँ पर जैसे हम लोगों ने आई को ट्रीट किया वैसे ही आर के लिए बात करें। एंगल आर, आर आपको नजर आ रहा है? स्मॉल आर एंगल, देखो ये रहा। तो इसके लिए ट्राइंगल कौन सा सेलेक्ट करेंगे? क्यू सी आई। तो एक्सटीरियर कौन है? गामा, इंटीरियर अपोजिट आर और बीटा। बोलो क्लियर है? तो इन ट्राइंगल क्यू सी आई, ठीक है, तो देखिए गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ठीक है, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब बेटा गामा और बीटा की कैलकुलेशन सेम कोई दूसरी मेथड पर है। गामा की बात करें तो O1Q अपॉन O1C, O1Q अपॉन O1C माइनस बीटा कितना होगा बेटा? O1Q अपॉन O1I। कोई दिक्कत तो नहीं? बीटा की अगर हम लोग बात करेंगे तो O1Q अपॉन O1I। अब बेटा यहाँ से जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम लोग बेटा इक्वेशन नंबर 3 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दें और इक्वेशन 2 में प्लॉट कर देते हैं, विजिबल रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऋषि रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नोट है, तो एसी में करिए, ध्यान रखना। देखो सुनो, म्यू2 आर, आर नजर आ रहा था तो O1Q कॉमन ले लें। आर में क्या लेंगे? 1 अपॉन O1C माइनस 1 अपॉन O1I। इज इक्वल टू म्यू1, आई की वैल्यू आई नजर आ रहा है तो O1Q कॉमन ले लें। बेटा हम लोगों ने आई की वैल्यू प्लॉट की ना, तो O1Q कॉमन तो 1 अपॉन O1C प्लस 1 अपॉन O1P।
कोई समस्या तो नहीं, कोई टेंशन, कोई दिक्कत? कंफर्म? चलिए बहुत ही बढ़िया है। ओवन क्यू कैंसिल होगा ना, तो पहले वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लें। देखिए ओवन सी विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, वैल्यू पुट कर देना है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज होगा, ध्यान देना अच्छे से। देखिए ओवन सी कितना होगा, प्लस आर क्यों होगा, रीजन समझ में आएगा। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है, राइट, और ओवन सी कैलकुलेशन भी राइट। बिल्कुल इसी पैटर्न पर ओवन आई कितना होगा, प्लस वी, बेटा ओवन पी क्या होगा, माइनस यू। ओवन पी क्या होगा, माइनस यू। कोई टेंशन है, कोई दिक्कत? ओके डन है, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों अब वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं। देखिए म्यू2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई थे, ओवन क्यू तो कैंसिल हो गया। अब देखिए म्यू2 अपॉन ओवन सी, तो ओवन सी कितना लिख दिया, आर माइनस म्यू2 अपॉन ओवन आई कितना है, वी इज इक्वल टू म्यू1 ओवन सी कितना है, आर प्लस फिर से म्यू1 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ओवन पी कितना, माइनस यू। ओके थोड़ा आर वाली टर्म को एक साथ ले रहा हूँ, ध्यान देना सब अच्छे से। म्यू2 अपॉन आर माइनस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। म्यू2 अपॉन आर इसको ट्रांसफर कर तो माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये नेगेटिव है ट्रांसफर कर तो प्लस में, तो म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन माइनस म्यू1 अपॉन, एक बात और ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू की जगह एन भी लिखा जा सकता है। कभी कंफ्यूज होता ना, तो जैसे म्यू कभी कभी ये सोचा जाता है भाई अपन मैग्नेटिक परमेबिलिटी ले रहे हैं, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन लिख लिया तो कभी कंफ्यूज होता ना, n2 माइनस n1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन माइनस n1 अपॉन यू। ये भी दिख जाए तो कभी गड़बड़ मत कर जाना, समझ गए? ये आपका रेयर टू डेंसर कंप्लीट होता है। हाँ बेटे, थोड़ा लास्ट जो टॉपिक था अपना, उसके अंदर हम लोगों ने क्या बात की था, उसके अंदर हम लोगों ने बात की रेयर टू डेंसर। ठीक है साक्षी जी, ठीक है सुनिएगा। तो रेयर टू डेंसर, अब इस बार बात करेंगे डेंसर टू रेयर। आइए, तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सुनना ध्यान दें बेटा। ये डेंसर मीडियम हमारे पास है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, ये पूरा डेंसर मीडियम है, और आगे एयर है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, डेंसर मीडियम में। तो कौन सी कैटेगरी में है, डेंसर टू रेयर। ठीक है, डेंसर टू रेयर, ये इस टॉपिक की थीम है। जब आप रेयर टू डेंसर एंटर हो रहे थे, जैसे पिछले टॉपिक में आंसर था म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। ये जस्ट पिछले टॉपिक की थीम थी, मानते हो उस बात को? जब आप रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो फॉर्मूला आपके सामने है। अब बात हो रही है डेंसर। तो जब डेंसर टू रेयर बात होगी, तो देखिए रिलेशन तो याद कर ही लो, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, म्यू2 अपॉन यू माइनस म्यू1 अपॉन वी। यू और वी जो है ये इंटरचेंज होंगे, बस न्यूमेरिकल्स के लिए, किसी लॉजिकल कंडीशन के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, ये इस बार फर्स्ट मीडियम है, डेंसर मीडियम, ये सेकंड मीडियम है, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी या म्यू ग्लास, रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रेयर या म्यू एयर। अब देख ध्यान दें, तो दिमाग में रखना वो क्या है, वो सुनो। ये फर्स्ट मीडियम है, हाँ जी है, लेकिन इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन म्यू2 ही लेकर चल रहे हैं। जैसे पिछले टॉपिक में तुमने क्या लिया,
डेंसर मीडियम के लिए म्यू टू लिया था, इस बार में डेंसर के लिए म्यू टू ही लेकर चल रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वरना होगा कुछ नहीं, गलत तो नहीं होगा, लेकिन बेटा ये है कि जो डिफरेंस मैंने तुम्हें क्लियर किया ना, यू और वी आपस में इंटरचेंज जाएंगे, वो डिफरेंस तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा, और फिर वो क्या बार बार परेशान करता रहेगा, कंफ्यूज करेगा, सबसे बड़ी बात है। तो दिमाग में रखना, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू लिया था, तो इस पूरे टॉपिक में, पर्टिकुलर इस टॉपिक में म्यू टू ही रखना है अपन। रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन लिया था, इस बार भी म्यू वन ही रखना है, जबकि वैसे मीडियम नंबर 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन ही लेके चल रहे हैं, समझ गए नहीं समझे तो दिक्कत, तो परेशानी, तो टेंशन नहीं। चलिए अब आप देख सकते हो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस आपके सामने है, तो अगर ये कर्वेचर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड ही होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो कर्व्ड सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर ये जो कर्व्ड सरफेस नजर आ रही है आपको, इसके लिए NQC जो डॉटेड लाइन है ये एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रन करेगी वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती जाएगी, और सेकंड इंसिडेंट रे मैंने ले ली PQ दिखाई दे रही। अब यहाँ पर जब इंसिडेंट रे है PQ तो जानी चाहिए थी स्ट्रेट, बिल्कुल जानी तो चाहिए थी, जानी तो चाहिए इस रास्ते पर, लेकिन नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, डेंसर टू रेडियल हो रहा है, और डेंसर से रेडियल जाने पर क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो जाना इस रास्ते पर था लेकिन नॉर्मल से दूर हटी, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो फाइनली इमर्जेंट रे कौन सी, Q1। बात समझ में आती ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये लीजिए। अब अपने को पता है तो क्लियर है कि जो रिफ्रैक्शन के बाद में रेज है वो कभी आपस में रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इस पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। फिर हम लोगों ने इसको वापस रिकॉल किया तो वर्चुअल इमेज मिली हमें आई, ठीक है, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं था। पॉइंट O से डिस्टेंस आप ले सकते हैं, गलत नहीं है, परफेक्ट है, बेटा एक नॉर्मल हम लोग रेफरेंस लेकर चले तो भी ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई खास बात नहीं, ओवन से भी ले सकते हो, तो ओवन भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, फिर ओवन आई डिस्टेंस ऑफ इमेज V, तो ओवन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर R। कहिए जनाब, कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। इंसिडेंट रे नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड नॉर्मल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बताइए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, इमेज के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। एंगल का सेटलमेंट क्लियर है, तो कंफ्यूजन पक्का। अब यूज करना टर्म, देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू को ऊपर क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इस बार सेकंड मीडियम कौन है, रेयर मीडियम है, ध्यान रखना। कुछ छोटे छोटे सेटअप वही रहेगा, इसलिए मैंने पूरा रफ नहीं किया, इसलिए टॉपिक से जोड़ रहा हूँ मैं इसको। देखिए सेकंड मीडियम है रेयर मीडियम, तो ध्यान देना, सेकंड कौन है, रेयर, फर्स्ट कौन है, डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, और रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1, क्लियर कर रहे हो, और डेंसर के लिए कितना, μ2, समझ में आ रही बात। ये लीजिए म्यू का ट्रीटमेंट हो गया। थीटा प्रैक्टिकली बहुत छोटा है, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा, बेटा म्यू को मैंने रिप्लेस किया μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2, और ये आई अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई μ1r, और ये μ2i। बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं, चीजें चल रही है ना। आप खुद भी देख रहे हो ना, प्लेटफॉर्म वही है, प्लेटफॉर्म पूरा वही है, हल्का फुल्का चेंज आ रहा है, वो चेंज क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेटा आई पर फोकस करें, एंगल आई, तो एंगल आई में पहले कौन सा ट्रायंगल लेते, पी क्यू सी। इस बार भी चेक कर लेते, देखो आई नजर आ रहा है पूरा। तो इसके लिए अगर देखें तो आई के लिए एक तो लाइन ये वाली है पी क्यू, और ये स्ट्रेट लाइन क्या है एन क्यू सी। तो ट्रायंगल वही सेम पी क्यू सी हो गया क्या, बताओ। एंगल आई के लिए ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू सी, बताइए। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, तो गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा एज इट इज यूज हो रहा है, तो एज इट इज, ठीक है। फिर एंगल का सेटलमेंट ही वही है, गामा के लिए क्या लिखोगे, गामा के लिए O1 क्यू अपन O1 सी, O1 क्यू अपॉन O1 सी प्लस अल्फा O1 क्यू अपन O1 पी, ठीक है। आर के लिए बात करें तो एंगल क्यू सी आई, आर नजर आ रहा था आपको, तो आर के लिए यही हो गया ना ट्रायंगल, सेम आ गया क्यू सी आई दिख रहा है। तो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो देखिए ध्यान दीजिए, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा के लिए माइनस के प्लस आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, गामा के लिए कैलकुलेशन O1 क्यू अपन O1 सी, O1 क्यू अपॉन, और बीटा के लिए बच्चों O1 क्यू अपॉन O1 आई, O1 क्यू अपॉन O1 आई। अब बेटा यहाँ पर जो आई और आर की वैल्यूज है ये हम लोग रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, क्या दिक्कत है बताओ, छोटा वैल्यू पुट कर दें। हाँ जी साहब, तो देखिए म्यू1, ये म्यू1, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू2, तो म्यू1 के साथ कौन है आर, आर के लिए 1 क्या आएगा 1/O1 सी प्लस 1/O1 आई, 1/O1 सी प्लस 1/O1 आई इज इक्वल टू म्यू2, रख दिया आई, आई के फॉर्मूले में O1 क्यू कॉमन, 1/O1 सी प्लस 1/O1 पी एज इट इज। प्लेटफॉर्म वही है, हल्का सा चेंज आ रहा है डेरिवेशन वाइज, डायग्राम जो चेंज अगर वो डाइजेस्ट कर लिया तो डेरिवेशन तो आपको परेशान नहीं करेगा। और इस पर बैक टू बैक 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, पता है 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, थ्योरी में भी डेरिवेशन पार्ट में भी, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, वैल्यूज पर बात करें, देखिए O1 पी माइनस भी होगा, ठीक है, O1 आई माइनस भी होगा क्योंकि इंसिडेंट है और मेजरमेंट अपोजिट है ना, तो O1 आई क्या होगा माइनस भी, यस और नो। और O1 सी क्या होगा प्लस आर, प्लस और माइनस में दिक्कत तो नहीं, इंसिडेंट रे किधर जा रही है राइट साइड, अब अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट भी राइट साइड हो रहा है तो प्लस ले लो, अदरवाइज माइनस ले लो। तो O1 सी का मेजरमेंट किधर राइट, तो आर प्लस में लो। अब ये O1 आई का मेजरमेंट कैसा है लेफ्ट, तो माइनस में लो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, हाँ जी साहब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, O1 क्यू कॉमन कैंसिल, तो म्यू1 अपॉन O1 सी कितना है आर प्लस म्यू1, ध्यान दे लो ना, और O1 आई कितना है माइनस बी इज इक्वल टू म्यू2 O1 सी कितना है O1 पी कितना है माइनस 0, तो दिक्कत तो नहीं बेटा। तो देखिए म्यू2 अपॉन आर और म्यू1 अपॉन आर ट्रांसफर कर दें, तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को मैनेज कर रहा हूँ, म्यू2 अपॉन आर और म्यू1 अपॉन आर ट्रांसफर तो माइनस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू बेटा म्यू2 अपॉन यू नेगेटिव ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव, और माइनस म्यू1 अपॉन बी, क्लियर, तो दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर देखें बेटा तो एलसीएम ले ले, तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ध्यान देना म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन माइनस म्यू1 अपॉन, शायद आप खुद भी फील कर रहे होंगे
यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है वो एज इट इज आ गई नहीं आ गई, ठीक है। डेंसर टू रेयर में और रेयर टू डेंसर में ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। यस और नो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी कन्फ्यूजन? कंफर्म, पक्का? चलिए तो आइए। हाँ बेटे, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला। सुनिएगा ध्यान से बेटा, नेक्स्ट जो टारगेट है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, अच्छे से ढंग से समझना बेटा। हाँ जी, तो नेक्स्ट टारगेट है लेंस मेकर फॉर्मूला। प्लीज ध्यान दें। लेंस मेकर फॉर्मूला जो नेम और डेफिनेशन है, लेंस फॉर्मूला तो तुम पढ़ चुके हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/l। तो लेंस फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर का मतलब है कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग जो लेंस तैयार करेंगे ना, वो है पर्टिकुलर पर्पस के लिए ना, समझ गए आप? किस पर्पस के लिए, किस रेफरेंस में लेंस को यूज करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको पैरामीटर्स बताएगा। क्या उसमें ये चेंज कीजिए, वो चेंज कीजिए, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से चेंज कीजिए, इसके आगे मीडियम रखिए या ना रखिए, जो भी पर्पस है आपका उसके अकॉर्डिंग ये रास्ते बताएगा आपको। ये लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूले में हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप दोबारा से पढ़ेंगे। तो वापस से इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ क्योंकि वो बनाना इसलिए ज़रूरी है एक एक स्टेप में, लेकिन इससे क्या है कि तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी क्या फिर काम हो कैसे रहा है। क्योंकि डेरिवेशन वाइज देखिए बेटा तो कुछ है ही नहीं टॉपिक में, कि उसका रीज़न है कि जो दो डेरिवेशन जस्ट अभी तुमने लिए हैं, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, ये एज इट इज यूज होंगे एज इट इज, और कंडीशन बेस्ड हमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, और कुछ स्पेशल नहीं है। तो डेरिवेशन के लिए फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली यूज करने हैं, पुट करना है और आंसर निकालना है, और इतना ही है, और कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं है। तो पहले डायग्राम को बनते हुए समझो, ध्यान दो, सुनो बच्चों। आपको पता है कि जब भी हम लोग लेंस यूज करते हैं, देखो समझना, लेंस मेकर फॉर्मूला तुम्हारे कितना काम आएगा, सोचना। जब भी हम लोग किसी लेंस को यूज करते हैं तो लेंस क्या ट्रांसपेरेंट होता है, तो लेंस में कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना काम आता है, रिफ्रैक्शन, मानते हो? हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पर मीट करेगी, याद है नहीं है? लगभग हर बच्चे को याद है। अब आपको अगर पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों हुई, अपने बेसिक पास से डेविएट क्यों हुई, तो आप क्या आंसर देंगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो फिर अगला क्वेश्चन हो जाए रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो आप बोलेंगे मीडियम चेंज होने पर होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा यार मीडियम तो यही चेंज हो गया था, मीडियम तो इसी लोकेशन पर चेंज हो गया था ओवन पर, तो यहाँ तो ये तो बेटा लाइट रे ओवन पर तो स्ट्रेट चली गई, और दूसरी बार मीडियम चेंज हुआ O2 पर, तो मीडियम का वेरिएशन तो O1 और O2 पॉइंट पर आया, तो उन पर तो लाइट स्ट्रेट कर दिया आपने और मिड में से घुमा दिया। तो मेरा ऐसा तो ना कोई जो जादू हो गया यहाँ पे और मिड में जाकर घूम गई और बेसिक पास से डेविएट हो गई, ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन है कि अपने जो डायग्राम पढ़ते थे एवरेज डायग्राम होते थे,
इनके एक्यूरेट डायग्राम ये आपके सामने होता है। एक्यूरेट डायग्राम ये होता है। यहाँ पर आप जो पढ़ते रहो एक एवरेज डायग्राम होता है, हालांकि ठीक है रिजल्ट सही आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अपन हर ऑप्टिकल डिवाइस में या हर एक रे डायग्राम में अपन इतना डिटेल में डायग्राम बनाने लगे तो जो रे ऑप्टिक्स है उसका डिफिकल्टी लेवल जस्ट डबल हो जाएगा। इसका डिफिकल्टी लेवल रे डायग्राम का जस्ट डबल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इस वजह से एवरेज डायग्राम बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं, तो उसका बेस डायग्राम ही समझना है अपने को। तो इसीलिए हम लोग ये डायग्राम अब समझेंगे। तो सुनो ध्यान दो, देखिए सुनिएगा बच्चों ध्यान से प्लीज। एक्स ओवन वाई, एक्स ओवन वाई, मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ फर्स्ट कर्व सरफेस लिए, सेकंड कर्व सरफेस एज्यूम ही नहीं किया। अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि स्फेरिकल कर्व सरफेस है, सामने देखिए ना, ध्यान दीजिए। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ एक्स ओवन वाई दिखाई दे रहा है, एक्स ओवन वाई ये रहा, और मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा स्फेरिकल कर्व सरफेस है, मतलब डेंसर मीडियम आगे तक भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप सोच के देखिए, इस कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ आएगा क्या? ये सरफेस नंबर 1, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 ले लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये पूरा डायग्राम आएगा ना, स्टेप्स में आएगा, दिमाग लगाना। लक्ष्य, ये ऑब्जेक्ट हो गया P, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रह जाएगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलेगी, और सेकंड इंसिडेंट है आपके सामने, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं ले लेता हूँ Q1 और Q2। तो पॉइंट मैंने लिया Q1, तो देखिए PQ1 सेकंड इंसिडेंट रे। हमें अच्छे से पता बेटा ये रे जानी तो चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगी, रीजन रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ, रे टू डेंसर, देन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी, और ये अगर यहाँ से डेविएट होगी तो ये जाकर इमेज बना रही, सपोज I1, कहाँ बना रही बेटा I1। अगर बेटा ओनली फर्स्ट कर्व्ड सरफेस होता, ओनली फर्स्ट कर्व्ड सरफेस होता, सेकंड होता ही नहीं, ठीक है, ओनली फर्स्ट होता, तो ओनली फर्स्ट कर्व्ड सरफेस होता तो इस कंडीशन में इमेज का बनती I1 पर बनती। ओनली फर्स्ट कर्व्ड सरफेस होता तो इमेज का बनती बच्चों I1 पर बनती, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V1, ओके, और इस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा R1, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं था। तो देखिए कौन सी कैटेगरी है, रेयर टू डेंसर, एयर टू ग्लास जा रहा है ना, तो रेयर टू डेंसर। रिफ्रैक्शन एट एक्स ओवन वाई, रेयर टू डेंसर, बेटा एक्स ओवन वाई पर रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, रेयर टू डेंसर की बात हो रही है। तो रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला आपके पास है, कितना है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U। आपसे शुरू में क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, डेरिवेशन में कोई दम नहीं है तो, ठीक है। चलिए फर्स्ट सरफेस के लिए R कितना ले लिया, R1, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या ले ली, V1। ओनली फर्स्ट सरफेस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या ले ली, V1। वैल्यू पुट कीजिए, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस μ1 अपॉन U। ये लीजिए, देखा जाए तो 30% डेरिवेशन हो गया था, ठीक है ना। मैं अगर डायग्राम से डायरेक्ट वैल्यू पुट करता एक लाइन में भी ये पूरा कर सकता था मैं काम, ये बेटा मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला रख के जो भी मैनिपुलेशन वो करना है और फिर मैंने वैल्यू पुट किया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन ध्यान दो। अब तो ये बताया अगर ओनली फर्स्ट कर्व्ड सरफेस होता तो इमेज बनती I1, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड कर्व्ड सरफेस XO2Y भी है नहीं। तो बच्चों मैं डायग्राम को थोड़ा थोड़ा हल्का कर रहा हूँ, ध्यान देना, सामने देखना।
जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं उनको हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा इजीली समझ में आ जाए और कोई पर्पस नहीं है अपना। अब यहाँ पर सेकंड कर्व सरफेस है, सेकंड कर्व सरफेस, तो सेकंड कर्व सरफेस बना दिया मैंने, ये लीजिए। ठीक है, सेकंड कर्व सरफेस ले लिया एक्स O2y, तो दिक्कत सेकंड कर्व सरफेस क्या ले लिया एक्स O2y, ये रहा एक्स O2y। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा पहले पॉइंट लिया मैंने Q2, ये रहा Q2। अब आप सोचिए, खुद दिमाग लगाइए ना, सेकंड कर्व सरफेस एक्स O2y, इसका सेंटर किस तरफ लेंगे बेटा? ऑब्वियस बात है लेफ्ट साइड आएगा। एक्स O2y का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड आएगा, C2, O2 के लिए सेंटर C2 ले लिया मैंने। तो इससे मैं जब लाइन ड्रॉ करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने कर्व सरफेस लाइन ड्रॉ की, तो नॉर्मल का बिहेव करेगा नहीं करेगा? अब बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉइंट Q2 पर लाइट रे ग्लास से एयर में एंटर हो रही है। पॉइंट Q2 पर लाइट रे ग्लास से रेयर में एंटर हो रही है, मतलब एयर में। तो क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर जा रही है, और डेंसर से रेयर जाएगी तो बैंड। तो ये रहा नॉर्मल, ये रहा इसका खुद का ऑन पाथ, तो क्या होगा, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी, और दूर हटकर फाइनली देखा आ गई यहाँ भी, तो फाइनल इमेज बन गई आई। जो कुछ मैंने किया आपको समझ में आएगा, तो दिक्कत नहीं। तो जब वापस से ग्लास टू रेयर मीडियम आई, ग्लास से हवा में आई, तो डेंसर टू रेयर आ रही, तो इस कंडीशन क्या बेटा, वापस से दूर हटेगी सिद्धार्थ, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटी और हटकर फाइनल इमेज कहाँ बना ली, आई पर बना ली। बोलो क्लियर है क्या? तो अब मेरे हिसाब से डायग्राम आपको हो गया कंप्लीट, ये देखो ये रहा सेम डायग्राम आ गया, समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो कुछ लैंग्वेज पकड़ना, Q1 Q2 रिफ्रैक्ट रे है फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए, XO1y के लिए, फर्स्ट कर्व सरफेस XO1y के लिए Q1 Q2 रिफ्रैक्ट रे है, और I1 वर्चुअल इमेज है, या सेकंड कर्व सरफेस XO2y के लिए, सेकंड कर्व सरफेस XO2y के लिए Q1 Q2 इंसिडेंट रे है, मतलब I1 एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, और इसके लिए फाइनल इमेज क्या होगी, आई। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो बच्चों डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए बात करेंगे। बेटा डेंसर टू रेयर मीडियम ध्यान देना, अच्छे से सुनना बेटा। रिफ्रैक्शन एट XO2y डेंसर टू रेयर, अब डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं, क्या रहेगा बच्चों, μ2 माइनस μ1/r, μ2 अपॉन माइनस μ1 अपॉन, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उठा लो, अब ऑल्ट्रेशन करते रहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? उमेंद्र बस कर पगले, ध्यान दे, है ना? हाँ जी, सेकंड कर्व सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ले लिया, कोई जरूरी नहीं R1 R2 अलग हो, सेम भी हो सकते थे यार, चांस की बात है, तो हम दोनों अलग अलग कर लिए हैं R1 R2, ठीक है? हाँ जी, सेकंड कर्व सरफेस के लिए इमेज कौन है, आई, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 ले लो, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाँ या ना? पक्का? दिक्कत रिलेशन नहीं है, जगरू कोई दिक्कत नहीं, μ2 माइनस μ1 अपॉन
R2 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन यू कितना है V1 और म्यू वन अपॉन V। प्रधान अंकल कोई परेशानी नहीं सर सही सही है? हाँ सर हाँ जी सुनिएगा ध्यान से। आज न्यूज़पेपर लेट कैसे हो गए? अच्छा चर्च आके आएंगे चर्च। चलो सुनो ध्यान दो, सुनिएगा ध्यान से बेटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर है, ठीक, नो टेंशन। अब बेटा कुछ खास नहीं, दोनों जो इक्वेशन आप देख रहे हो उनको माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिए। अब बेटा LHS टू LHS μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन इज इक्वल टू बेटा RHS टू RHS तो μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U माइनस μ2 अपॉन V1 और माइनस माइनस प्लस μ1 अपॉन V। कोई परेशानी? सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 1 माइनस 2 तो बेटा ये तो माइनस में चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपन देखें तो μ2 अपॉन V1 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए μ2 माइनस μ1 कॉमन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू बेटा μ2 अपॉन V1 तो कैंसिल, बाकी दोनों से μ1 कॉमन ले लें 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। बताइए, वो आपको पता है कि क्या ये दोनों कर्व सरफेस इंडिविजुअल या फिर सेपरेट सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे या फिर कॉमन सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे? ऑब्वियस वो तो कॉमन सिस्टम बनेगा। I1 क्या है? नथिंग। क्या I1 किसी को दिखेगा? नहीं। किसी को मिलेगा? नहीं। तो बच्चों इस पूरे सिस्टम के लिए P क्या है? प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट और I क्या है? फाइनल इमेज। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करेगा। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन V माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन F। थोड़ा ये सिस्टम की रिजल्टेंट फोकल लेंथ तो ले लेंगे अपन, तो लेंस की रिजल्टेंट फोकल लेंथ 1 अपॉन F ले लो, 1 अपॉन F R कर दो रिजल्टेंट फोकल लेंथ। ध्यान दीजिए, सुनिए थोड़ा विजिबल है यहाँ पे। 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U कितना हो जाएगा? 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F इज इक्वल टू μ1 को ट्रांसफर किया तो देखिए μ1 μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन R2। सोचो मेरी एडवाइस आपको इसी फॉर्मूले की रहेगी, आप इस फॉर्मूले को एज इट इज याद कर लें। ध्यान देना, एक बार मैं और बता दूं, सुना ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। 1 अपॉन F इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब नॉर्मली बुक्स में क्या होता था कि μ1 मतलब एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं वो लोग, तो उसको डायरेक्टली वो लोग कैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं 1 अपॉन F इज इक्वल टू μ माइनस 1। इसके बजाय ये फॉर्मूला मैं प्रेफर करूंगा कि मान ले जैसे कि तुम लोगों ने कॉमन कुछ बहुत ज़्यादा ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, कॉमन प्रॉब्लम है कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए। लेंस को तुमने लिक्विड में डिप कर दिया, किया ना ऐसे न्यूमेरिकल्स। अब लिक्विड में लेंस को जैसे लिक्विड में डिप किया, डिप कर दिया μ2 तो लेंस का मीडियम है ही, लेकिन जो μ1 अभी तक एयर था वो अब क्या बन चुका है? लिक्विड बन चुका है।
तो फिर यहाँ पर हमें ठीक रहेगा कि भाई म्यू1 मतलब लेंस से जो भी पहले मीडियम है उसको अपने को म्यू1 की जगह पुट करना है। तुम्हारे दिमाग में सेट है। ये चीज़ कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर जाता है इसके अंदर, तो इसलिए यही ध्यान रखना म्यू1 अगर एयर है तो 1 कर दो, क्या दिक्कत, और नहीं है तो जो मीडियम हो वो लिख दो। समझ गए? अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स दे रहा है आपको, वो रिजल्ट सुन लो। ये बात थोड़ा गौर करना, ध्यान देना अच्छी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से सुनना। देखिए, इफ म्यू1 इज लेस देन म्यू2, अगर म्यू1 छोटा और म्यू2 बड़ा है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब डेंसर है, और से पहले जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 कम है, लेंस मतलब और एयर मीडियम है, तो इस कंडीशन में लेंस की जो टेंडेंसी है वो एज इट इज रहेगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव ही रहेगा। आपको कैसा कह दिया जाए कि साहब एक कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? उसको आपने लिक्विड में डिप किया, अब सपोज लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जो लिक्विड है उसका 1.4 ही है, तो कॉनकेव कॉनकेव की तरह ही रहेगा। फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी लेकिन उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, वो कॉनकेव ही रहेगा। लेकिन अगर बेटा कुछ ऐसा कर दिया आपने कि पहले कॉनकेव लेंस था या कॉन्वेक्स था, कुछ भी ले लो, और फिर आप लोगों ने जैसे उसे लिक्विड में डिप किया तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से ज्यादा है, इसका मतलब लिक्विड एज ए डेंसर मीडियम बिहेव कर रहा है, तो नेचर स्विच कर जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है? कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग हो जाएगा या डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग हो जाएगा। इसको हम लोग शो कर सकते हैं। जब तक म्यू1 छोटा है म्यू2 से, आप खुद सोचिए, म्यू2 छोटा है म्यू1 से, इसका मतलब म्यू2 अपॉन म्यू1 लेस देन 1 होगा, पक्का? ध्यान नहीं दे रहे हो, ग्रेटर देन 1 होगा। म्यू2 अपॉन म्यू1 कैसा होगा? ग्रेटर देन 1। ऋषि ने बोला था सबसे पहले यस, हाँ हाँ करता रहता सर। सही तो है सर, नहीं नहीं सही है। छोड़ो, इसकी गलती नहीं है। देखो म्यू2 अपॉन म्यू1 -1, तो इस कंडीशन में वैल्यू कैसे रहेगी? पॉजिटिव तो रहेगी सर, सेम नेचर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। म्यू2 अपॉन म्यू1 -1 कैसा रहेगा? पॉजिटिव अमाउंट रहेगा। तो फोकल लेंथ की जो भी नेचर है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, सेम रहेगी। डन है? देखो ध्यान देना। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि लेंस को जिस लिक्विड में डिप किया उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, तो म्यू1 बड़ा हो गया म्यू2 से, तो आप सोचिए ना इस कंडीशन में म्यू2 अपॉन म्यू1 कैसा हो जाएगा? लेस देन 1। इसका मतलब म्यू2 अपॉन म्यू1 -1 नेगेटिव हो जाएगा क्या? म्यू2 अपॉन म्यू1 1 से छोटा है और -1 करो तो आंसर जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। तो फोकल लेंथ पहले प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये इसका बेनिफिट रहेगा। तो ध्यान रखना, तो ये चीज़ काम आएगी, ठीक है? न्यूमेरिकल्स में काम आती है। कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है कि मीडियम की टेंडेंसी देके सिर्फ नेचर ही पूछ लेता है, चल बता लेंस का नेचर क्या होगा, कॉनकेव रहेगा कॉन्वेक्स रहेगा, तो बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हो इस तरीके से। और अगर बेटा म्यू1 और म्यू2 सेम हो गए तो जो लेंस है वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने का मतलब अब लेंस अपना इंडिविजुअल प्रेजेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, शो ही नहीं कर पाएगा, तो वो एक कॉमन मीडियम की तरह बिहेव करेगा। तो लाइट रे कहीं भी नहीं घूमेगी, वो सीधे निकल जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलेगी, क्योंकि कॉमन मीडियम की तरह बिहेव करेगा। लेंस से पहले जो भी मीडियम भरा था वो अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो अब लेंस का अपने आप में कोई इंडिविजुअल प्रेजेंस नहीं रहेगा और लाइट रे सीधी निकल जाएंगी, ठीक है? मतलब लेंस को इफेक्ट नहीं बन पाएगी। ये बात समझ में आती है ना? ये लेंस ब्रेकर फॉर्मूला है बेटा, एग्जाम के विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर सिर्फ डेरिवेशन पार्ट ही नहीं, इस पर न्यूमेरिकल पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए सुनिए, ध्यान देना। उन्नति, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ऑब्जेक्ट का है फोकस पर है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज कैसे जाएगी? पैरेलल। लेकिन अगर बेटा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के मिड में है, ध्यान सुनना, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के मिड में है तो आप देख सकते हैं शायद आफ्टर रिफ्रैक्शन
जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर आएगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलेगी, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, नो डाउट। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज आपस में कैसे जाएंगे, डाइवर्स हो जाएंगे। कैसे जाएंगे, डाइवर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब फर्दर तो कहीं मिलने का चांस है ही नहीं। इनको जब हम लोग रिकॉल करेंगे ना, तो रिकॉल करने पर ये जहां मिलती हुई फील हो रही है ना, वहीं पर क्या बनेगी ना, फाइनल इमेज बनेगी। तो इस इमेज की कुछ क्वालिटीज होती है ना। ये जो इमेज है वर्चुअल है, फर्स्ट इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है। कैसी है, इरेक्ट है। वर्चुअल है, इरेक्ट है। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए सारी इमेजेस क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ये अकेली कंडीशंस में कि इरेक्ट इमेज बनती है। तो इमेज वर्चुअल है, फर्स्ट इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज है। थर्ड प्रॉपर्टी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, मतलब इससे बड़ी इमेज नहीं मिलेगी, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग इमेज है। फोर्थ प्रॉपर्टी विद क्लियर कॉन्ट्रास्ट, इतनी शानदार ब्राइट और इतनी क्लियर इमेज नहीं मिलेगी, सबसे क्लियर और सबसे ब्राइट इमेज बनेगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी इट कंस्ट्रक्ट एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ध्यान देना, ये सेम थीम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तीनों में काम आती है। If object is in between optical center and focus, then its image is virtual, erect, with maximum magnification, with clear contrast and constructed at minimum distance of distinct vision. सिंपल माइक्रोस्कोप तो ये पूरा भी हो गया बेटा। ये ऑब्जेक्ट हो गया PQ, इमेज ले ली P डैश Q डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V जो है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को D से शो कर दें। ये लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन के लिए बेसिकली 3 फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड रिलेशन। थर्ड एंड लास्ट एंगल कंस्ट्रक्ट बाय इमेज अपॉन एंगल कंस्ट्रक्ट बाय ऑब्जेक्ट। इमेज कितना एंगल बना रही है, देख ध्यान दे, इमेज कितना एंगल बना रही है उसको कहा बीटा। ये इमेज कहाँ बना, सॉरी ये एंगल कहाँ बनाया जाएगा, ये एंगल ह्यूमन आई पर या ऑप्टिकल सेंटर पर सबटेंड होगा। कब बनाया जाएगा, जब ये इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगी। तो जब ये इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है तो उस समय ये इमेज ऑप्टिकल सेंटर या फिर ह्यूमन आई पर कितना एंगल बनाएगी, बोलेंगे बीटा। ध्यान दीजिए, ये बीटा हो गया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है PQ, ऑब्जेक्ट PQ ही है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में ही है, लेकिन सिर्फ एंगल कैलकुलेट करने के लिए, ओनली एंगल कैलकुलेट करने के लिए, एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए इस ऑब्जेक्ट को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ले जाके रख दो। ऑब्जेक्ट को सिर्फ एंगल कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ले जाके रख देते हैं हम लोग। बेटा एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो ऑब्जेक्ट है PQ उसकी लोकेशन आ गई P डैश Q डबल डैश। तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट सेंटर पर, ऑप्टिकल सेंटर पे या ह्यूमन आई पर जो एंगल बनाएगा वो ले लेंगे अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड और टेलीस्कोप तीनों में। क्लियर कर लेना। बीटा क्या है, एंगल कंस्ट्रक्ट बाय इमेज। ये एंगल कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर ह्यूमन आई पर बनेगा। कब बनेगा, जब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगी इमेज। तो बीटा हो गया। अल्फा क्या है, एंगल कंस्ट्रक्ट बाय ऑब्जेक्ट, एंगल कंस्ट्रक्ट बाय, ये एंगल कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर ह्यूमन आई बनेगा। कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट भी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो। अब आप सोचिए, बात क्लियर कर लीजिए, डाउट बिल्कुल क्लियर रखना कि इसमें डाउट आता है बच्चे को। और एग्जाम टाइम में क्या है कि तुम्हारे अंदर का साइंटिस्ट और मतलब ज्यादा जागता है, तो समझ लो ना, छोटे छोटे डाउट होते हैं ना, ये प्लस लिखो कि माइनस लिखो, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, ये जो डाउट होते हैं ये डाउट बहुत ही बेकार होते हैं, बहुत ही बेकार डाउट्स होते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। समझ लो, एक मतलब एक समझदार आदमी को भी ऋषि बना देते हैं, तो ध्यान रखना। तो बात बोलो, ज्यादा समझदार ऋषि है क्या तू? ध्यान दे, सुन,
तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जो ऑब्जेक्ट है वो पी क्यू है। अब इसको सिर्फ एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या एंगल ओनली एंगल कैलकुलेट करने के लिए कहाँ रखेंगे अपन मिनिमम डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन में रखेंगे। डिस्टेंस ऑफ ठीक है डिस्टिंक्ट रीजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ठीक है बेटो, तो चलिए ये बात समझ में आती है। आज ही नमस्कार करते हैं, बाय बाय।